हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? मैं हर्ष और आपके साथ एक धमाकेदार सेशन लेके आया हूं। गोल्ड और सिल्वर 2026 में गोल्ड और सिल्वर की प्राइस आसमान छू रहे हैं। गोल्ड 1.5 लाख के पार और सिल्वर 3 लाख पर केजी के आसपास है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री राहुल चंडालिया जी, जो रत्नी फिनसर्व के डायरेक्टर है और इन्होंने 10 साल अपने रिसर्च में दिया है। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड एक ट्रैप है या क्या, हमें इस स्ट्रेटजी के बारे में आज इनसे बात करेंगे। गोल्ड जब 1.5 लाख पर 10 ग्राम और सिल्वर 3 लाख पर केजी है, तो क्या अगर हम एक निवेशक हैं तो क्या अभी हमें गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो चलिए हम शुरू करते हैं राहुल चंडालिया जी से। वेलकम टू द शो सर। मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन जो हर एक इन्वेस्टर और निवेशक का है, गोल्ड अभी 1.5 लाख पर 10 ग्राम और सिल्वर 3 लाख प्लस पर केजी के आसपास आसमान छू रहे हैं। तो क्या अगर मैं एक निवेशक हूं तो क्या मुझे इस टाइम गोल्ड में निवेश करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? तो आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज आप बताइए हमें कि हमें अभी क्या करना चाहिए। धन्यवाद हर्ष इस इनविटेशन के लिए। जब हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, और आज के समय में जब हम गोल्ड और सिल्वर के भाव देखते हैं, तो एक अंग्रेजी कहावत ध्यान में पड़ती है, डोंट शूट द हेयर वेयर इट वॉज, शूट इट वेयर इट विल बी। निवेश में भी आमतौर पर यही होता है। निवेशक, बाजार, अखबार उसी चीज की चर्चा करते हैं जो अपने शिखर पर होता है। अगर हम 1971 की बात करें तो प्रेसिडेंट निक्सन के गोल्ड स्टैंडर्ड को अबॉलिश करने के बाद फिएट मनी से जब हम जुड़े, तब फेडरल रिजर्व उसके बाद हर नोट प्रिंट करने के बदले में वॉल्ट में सोना नहीं रखता था। तो यूएस कैन नाउ प्रिंट अनलिमिटेड मनी विदाउट रिजर्विंग एनी अमाउंट ऑफ गोल्ड इन देयर वॉल्ट। इसका मतलब कि डॉलर किसी भी मात्रा में कभी भी छापे जा सकते हैं। इसका प्रभाव विदेशी नीतियों पर पड़ा। समय के साथ जब आज हम देख रहे हैं चाइना एक अपकमिंग नेशंस के तरीके से और बहुत सारे मिनरल्स, रेयर अर्थ, ईवीज, बैटरीज में कंफर्टेबल पोजीशन पर आ रहा है, क्यों जर्मनी डॉलर का गुलाम बनकर है? इस तरीके के जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज में इस तरीके के प्रीशियस मेटल्स की एप्रिसिएशन देखी जाती है। आमतौर पर किसी भी कमोडिटी का दाम उसके डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर निर्धारित होना चाहिए। पीछे खबर आई थी कि बाजार से नमक गायब होने वाला है और नमक के दाम दोगुने हो गए। क्या गोल्ड में ऐसा कुछ है? आइए देखते हैं। अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली, गोल्ड की डिमांड, आमतौर पर गोल्ड की डिमांड सालाना करीब 1200 टन के आसपास रही है। वहीं अगर आप सप्लाई देखोगे तो लगभग 1250 टन के आसपास की सालाना सप्लाई है। इस बात से इतना तो तय हो गया कि डिमांड सप्लाई की वजह से गोल्ड के दाम आसमान नहीं छू रहे हैं। एक और चीज यहां देखने लायक है कि गोल्ड की डिमांड जो है वो ज्यादातर ज्वेलरी, इन्वेस्टमेंट्स या सेंट्रल बैंक्स की वजह से है। गोल्ड का इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी में जो यूज है वो लगभग महज 50 से 100 टन के आसपास होगा। तो डिमांड सप्लाई गोल्ड के प्राइस को डिटरमाइन नहीं करती है। अब आइए देखते हैं कि गोल्ड का जब हम चार्ट देखते हैं, आप देखोगे गोल्ड के चार्ट में लगातार कुछ समय तक या तो वो रेखा सीधी रहती है या ऊपर चढ़ती हुई नजर आती है। इसे हम टेक्निकली कहते हैं एलियट वेव थ्योरी, जिसमें किसी एसेट के दाम या तो बढ़ते हैं या फिर स्टेबल हो जाते हैं। और ऐसा हमने देखा 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, जिसमें गोल्ड के दाम बढ़कर लगभग अप्रोक्सीमेटली 20-25 हजार रुपए पर 10 ग्राम से बढ़कर करीब 50-60 हजार रुपए तक पहुंच गए। 2014 में दाम जब लगभग 3 गुना हो गए, उसके बाद गोल्ड अगले 6-7 साल 2019 कोविड तक उसी लेवल पर स्टेबल रहा। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखी, कंसोलिडेशन देखा। कोविड के आते ही फिर से वही 45-50 हजार रुपए पर 10 ग्राम का सोना सीधा बढ़कर 60, 65 या 75 हजार तक हो गया। अगले 2 साल फिर शांति रही। 2022 रशिया यूक्रेन मिडिल ईस्ट के क्राइसिस, इंडिया पाकिस्तान अटैक और ग्लोबल टैरिफ वॉर के चलते यही गोल्ड 70-75 हजार रुपए से बढ़कर आज 1.5 लाख पे बैठा है। हिस्टोरिकली हमने देखा गोल्ड के दाम गिरते नहीं, एलियट वेव थ्योरी को फॉलो करते हैं।
इसका एक और मूल तथ्य ये भी है कि कोविड के पहले ज्यादातर सेंट्रल बैंक करीब 500 टन सोना सालाना खरीद रहे थे। कोविड के बाद वही सेंट्रल बैंक करीब 750 या 800 टन सोना सालाना खरीद रहे हैं। जब सेंट्रल बैंक सोना ज्यादा खरीद रहे हैं तो मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन की। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पॉडकास्ट पर हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, पर हम समझ रहे हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जब हम सोने की बात करते हैं तो हम जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की बात करते हैं। यहाँ पर हमने इन फैक्टर्स के बेसिस पर यह समझा कि सोने के दाम उसके डिमांड सप्लाई के बेसिस पर आधारित नहीं है। दिस इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल कंसर्न।